बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो डिस्कस कर रहे हैं और वो है ईथर। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर 11 है ना, इसमें हमने अल्कोहल्स को पढ़ा, हमने फिनोल्स को पढ़ा और आज हम ईथर्स को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ईथर्स, उसकी क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फिर प्रेपरेशन ऑफ ईथर, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में मैं आपको ईथर्स की केमिकल रिएक्टिविटी ये आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले एक बात ना जरा आप देखें, द वर्ड ईथर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड आइदर मीनिंग द क्लियर स्काई और एयर। ये पहली बात, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ये जो लफ्ज ईथर है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ईथर्स, ये जो लफ्ज ईथर है ये ग्रीक वर्ड AITHER आइदर से इसको डिराइव किया गया है। और आइदर का मतलब क्या होता है? क्लियर स्काई, या आइदर का मतलब है एयर। अच्छा, क्या मतलब है ये क्लियर स्काई या एयर? माय डियर स्टूडेंट, ये जो ईथर्स है ना, दीज आर हाईली वोलेटाइल कंपाउंड्स और हाईली वोलेटाइल कंपाउंड होने की वजह से दे एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट। वेपर्स की फॉर्म में, एयर में वेपर्स की फॉर्म में होने की वजह से इनको ईथर्स का नाम दिया गया। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर्स, अगर मैं ईथर्स का जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट लिखूं तो मेरे पास है ROR। दिस वन इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। ये जो R है ना, R इट मे बी अल्काइल, ये कोई अल्काइल हो सकता है, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल। इट मे बी फिनाइल, फिनाइल, और फिनाइल आप जानते हैं स्टूडेंट C6H5 बॉन्ड, यानी अगर बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएं तो जो ग्रुप बना उसे फिनाइल। इस तरह आर में भी यानी एराइल, एराइल। तो आर जो है ये इनमें से कोई एक, जरूरी नहीं ये दोनों आर एक ही हो, ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना कि ये जो ईथर्स है ना, ये वाटर से या अल्कोहल से डिराइव किए गए हैं। ये कहा जाता है कि ये वाटर, या वाटर से कैसे? अब वाटर में अगर आप दो हाइड्रोजन निकालकर उनकी जगह पे आर ग्रुप लगा दे, आपके पास ईथर बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अल्कोहल में एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई आर ग्रुप लगा दे तो आपके पास ईथर हासिल होते हैं। अब ना ये ईथर में ऑक्सीजन सेंटर पे, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर और उस ऑक्सीजन के साथ दो आर ग्रुप ये अटैच हैं, बॉन्डेड हैं। और ये जो दोनों आर हैं, इनमें अगर आप अल्काइल होंगे, अल्काइल अगर ये आर जो है ये अल्काइल ग्रुप होगा, तो फिर ये जो अल्काइल ग्रुप में ये जो कार्बन होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ ये जो आर है ये फिनाइल हो या एराइल हो, तो उस सूरत में ये जो कार्बन होगा जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी है, ये एमसीक्यू की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की तरफ जाता हूं। आसान सी बात, ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ईथर्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहले हमारे पास क्या आ गया? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। स्टूडेंट इनको मैं लिख सकता हूं, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर को RO, ऑक्सीजन के ऊपर में ये लोन पे दिखा R, यानी सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ दोनों ये जो आर ग्रुप्स होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं। यानी अगर इधर मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल है, अगर इधर इथाइल है तो इधर भी इथाइल है, अगर इधर फिनाइल है तो इधर भी फिनाइल है। अगर ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल या एराइल ग्रुप्स हों, दे आर कॉल्ड द सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। मैंने क्या कहा कि सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स विच कंटेन टू सेम अल्काइल और एराइल ग्रुप्स। मसलन ये मेरे पास एक ईथर है,
मैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पर, ये आपको ना बताने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हैं एंड दीज अल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड मिथाइल ग्रुप्स। अब दोनों तरफ मिथाइल है, अगर इसका मैं कॉमन नेम लूं ना, यानी इस ईथर का कॉमन नेम क्या है, तो इट्स कॉमन नेम इज डाई मिथाइल ईथर। क्या कॉमन नेम बना? इट्स कॉमन नेम इज डाई टू मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और ये मैंने कॉमन नेम कहा है। अगर मैं यूरोपिक नेम लूं तो दिस वन इज कॉल्ड मिथॉक्सीमीथेन, दिस वन इज कॉल्ड मिथॉक्सीमीथेन। अब ये कॉमन नेम, इसकी क्या बेस है, किस बुनियाद पर हम कॉमन नेम देते हैं, और अयोपिक नेम उसकी बुनियाद क्या है, ये आगे हम नॉमेनक्लेचर में भी डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा कि इट्स अयोपिक नेम इज मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास एक और सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर आ गया, इसमें इधर भी इथाइल ग्रुप, इधर भी इथाइल ग्रुप। आई मीन ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हैं, सेम इथाइल ग्रुप हैं। अच्छा नाम बताएं, अगर दो मिथाइल होंगे तो मैंने कहा डाई मिथाइल ईथर, अगर दो इथाइल होंगे दिस वन इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। तो नाम क्या बना? इट्स नेम इज डाई टू इथाइल ईथर, हम इसे डाई इथाइल ईथर कहेंगे। या इट्स अयोपिक नेम इज इथॉक्सी इथेन। मैं ये साथ आपको याद करवा रहा हूं, ये किस बुनियाद पे नाम रखे जाते हैं ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, ये आपके पास फिनाइल ग्रुप, ये आपके पास फिनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, सेम एराइल ग्रुप है, एंड दिस एराइल ग्रुप इज फिनाइल। और नाम क्या बना? डाई फिनाइल ईथर। इट्स कॉमन नेम इज डाई फिनाइल ईथर। और माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूं कि इसका अयोपिक नेम होगा तो फिनॉक्सीबेंजीन, दिस वन इज कॉल्ड फिनॉक्सीबेंजीन। फिलहाल तो याद रखो ना, फिनॉक्सी, फिनाइल से फिनॉक्सी, और दूसरे को मैं बेंजीन कह रहा हूं, फिनॉक्सीबेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि जो ईथर्स हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहले क्या थे? सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरे फिर क्या होंगे? दूसरे होंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल या सिमेट्रिकल, और दूसरे सिंपल के बजाय मिक्स्ड, यानी जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट आर ग्रुप्स होंगे, और उन मिक्स्ड को हम सिमेट्रिकल की बजाय क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो आइए उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरे जो मेरे पास आ गए वो क्या है? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मैं इसमें क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ये जो मिक्स्ड हैं, ये जो अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं, इसको मैं शो करूंगा आर ओ, ऑक्सीजन के ऊपर में ये लोन पे आर, और आर के ऊपर डैश। डैश का मतलब भला क्या है? डैश का मतलब है ये दोनों जो आर ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट है, तो विच कंटेन डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ मुख्तलिफ अल्काइल या एराइल ग्रुप्स लगे हों। अब देखें, ये मेरे पास एक आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया मिथाइल ग्रुप, ये क्या आ गया? इथाइल ग्रुप। ये मिथाइल और ये क्या है? इथाइल। अगर इसका मैं नाम लूं तो मिथाइल और कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, मिथाइल और इथाइल दोनों में से मिथाइल में पहले एम, इथाइल में पहले ई, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम क्या कहेंगे? इथाइल मिथाइल ईथर। इट्स कॉमन नेम इज इथाइल मिथाइल, और साथ आप ईथर कहते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर। ये तो कॉमन नेम बताया ना, इसका यूरोपिक नेम क्या होगा? इट्स यूरोपिक नेम इज मिथॉक्सीथेन। ये जो जिधर जो समाल अल्काइल ग्रुप होता है ना, तो वो बन जाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर मिथॉक्सी, और ये जो लार्ज अल्काइल ग्रुप है इट विल एक्ट एज द पेरेंट मॉलिक्यूल, और इसको हम सफिक्स के तौर पर लेंगे। तो आपके पास
क्या बनेगा? अयोपिक नेम क्या बनेगा? मिथॉक्सी ईथेन। और कॉमन नेम क्या बना? इथाइल मिथाइल ईथर। तो कॉमन नेम हम किस बेस पे देते हैं? अल्फाबेटिकली, ई पहले एम बाद। ये नोमेनक्लेचर में मैं दोबारा बातें करूंगा। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, एक तरफ इथाइल एक तरफ फिनाइल। तो अगर मैं कॉमन है, इथाइल ई से शुरू होता है, फिनाइल पी से शुरू होता है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा। तो नाम क्या बना? कॉमन नेम क्या बना? इथाइल इथाइल फिनाइल फिनाइल ईथर। एक और बहुत बहुत अहम बात, इसको ना हम ये जो इथाइल फिनाइल ईथर है, हम इसको एक और नाम भी देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड PHENE, फिनिटोल। ये इस नाम से ये ज्यादा मशहूर है, PHENETOLE, फेनिटोल। फीन, हम बेंजीन का जो पुराना नाम था फीन, और उससे से फिनाइल बना, तो इट इज कॉमनली नोन एज फिनिटोल। बिल्कुल इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये कंपाउंड लें, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप है। तो मिथाइल है, फिनाइल, नाम तो इसका बना मिथाइल फिनाइल ईथर, या मिथॉक्सी बेंजीन भी हम इसे कहते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन इज इट्स अयोपिक नेम, लेकिन इट इज कॉमनली नोन एज एनिसोल। आपने याद रखना ये एनिसोल। अब ये दोनों जो है, यानी ये मेरे पास आ गया एनिसोल, जिसे मैं मिथाइल फिनाइल ईथर कह रहा हूं, जिसे मैं मिथॉक्सी बेंजीन कह रहा हूं, और दूसरा ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया इथाइल फिनाइल ईथर, और इसका दूसरा नाम मैंने क्या कहा? फेनिटोल। ये याद रखना है आपको। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर को पढ़ा। अब नोमेनक्लेचर की तरफ जाए। हम ईथर्स को दो तरह से नाम देते हैं, एक कॉमन नेम्स और दूसरे अयोपिक नेम्स। कॉमन नेम्स के बारे में एक बात याद रखना कि यूजुअली ईथर्स आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। हम ईथर को आमतौर पर उनके कॉमन नेम से जानते हैं। यानी ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम इथाइल मिथाइल ईथर, इससे ज्यादा जानते हैं। हम इसको मिथॉक्सी ईथेन से कम जानते हैं। यानी ईथर्स आर यूजुअली ईथर्स आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, और दूसरी बात, अयोपिक नेम्स आर नॉट कॉमन एज दे आर डिफिकल्ट। तो ईथर्स को आमतौर पर उनके कॉमन नेम से पुकारा जाता है। और कॉमन नेम्स में मैंने आपसे क्या कहा? कॉमन नेम्स में हम क्या करेंगे? बोथ ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। दोनों ग्रुप्स जो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हैं आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। आपने इन ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली जो है ना लिस्ट करना है। अल्फाबेटिकली मीन ये इथाइल है, ये मिथाइल है। इथाइल में ई, मिथाइल का फर्स्ट लेटर एम, तो इसका मतलब है अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, एम बाद में, और साथ आप क्या आगे ऐड क्या कर देंगे? आप साथ ना फॉलो बाय द वर्ड ईथर, आप साथ ये लफ्ज ईथर जो है इसको लगा देंगे, तो नाम क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल ईथर। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास ये दो ग्रुप्स आ गए, ये दोनों ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं। आपने क्या करना है? इनको अल्फाबेटिकली नाम देना है। ये वाला इथाइल, ये फिनाइल, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, फिनाइल बाद में आएगा, और उसके बाद आपने कौन सा वर्ड ऐड कर देना? ईथर। तो नाम क्या बना? इथाइल फिनाइल ईथर। बिल्कुल इसी तरह ये भी मैंने आपसे डिस्कस किए। लेकिन स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स है, इनमें ये दोनों जो है ये मिथाइल ग्रुप्स है, तो आप नाम क्या देंगे? डाई मिथाइल ईथर। इधर दोनों इथाइल है, अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो आप डाई का लफ्ज यूज करें, डाई इथाइल ईथर। अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो आप लफ्ज क्या यूज करें? डाई। यानी सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर, उसमें तो मसला ही खत्म हो गया ना, उसमें तो आप लफ्ज डाई यूज करते हैं जब कॉमन नेम्स देते हैं। लेकिन अगर मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं तो फिर आप उन आर ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं और एंड पे उनके क्या लफ्ज लिख देते हैं? ईथर। अब दूसरी बात आ गई, कॉमन अयोपिक नेम्स कैसे देते हैं? माय डियर स्टूडेंट, अयोपिक नेम्स में, इन अयोपिक सिस्टम द लार्ज अल्काइल ग्रुप, यानी जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे, जो लार्ज आर ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे, इज टेकन एज पेरेंट मॉलिक्यूल।
आप उसको पेरेंट के तौर पर लेंगे और आप उसको लास्ट नेम बतौर सफिक्स। कॉमन नेम्स देते हुए सिर्फ दो बातें ज़हन में रखनी कि दोनों ग्रुप्स में से जो बड़ा ग्रुप होगा उसको हम पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पर लेंगे और उसको लास्ट नेम देंगे, सफिक्स के तौर पर लेंगे। यानी अगर इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में ये बड़ा ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो इसका मतलब है ये पेरेंट नेम, और 2 कार्बन वाला पेरेंट नेम क्या बनाएंगे? इथेन। एक तो ये बात, ये पहली बात तो आपने ये ज़हन में उठानी। दूसरा पॉइंट क्या है वो जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट ये है, द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अलोंग विद ऑक्सीजन इज यूज्ड एज प्रीफिक्स। जो स्मॉलर ग्रुप होगा, यानी अगर आप इनमें देखेंगे ये बड़ा ग्रुप, ये पेरेंट मॉलिक्यूल और ये सफिक्स के तौर पर आ गया, इथेन का लफ्ज हम यूज करेंगे। ये स्मॉलर है मिथाइल ग्रुप, अब इसको ऑक्सीजन के साथ मिला लो तो ये आपके पास ये प्रीफिक्स के तौर पर, जब ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा ना तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी तो वो जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज एंड गिवन द नेम एल्कोक्सी, जैसे मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है, प्रोपोक्सी है एंड सो ऑन। मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं माय डियर स्टूडेंट। ये देखें, ये मेरे पास एक ग्रुप है, अब इसमें ना CH3OCH3, अब दोनों तरफ एक एक कार्बन पर मुश्तमिल R ग्रुप है। अब आप क्या करेंगे? आप एक को पेरेंट मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक कार्बन वाला मीथेन आ गया, और दूसरा CH3 और O, इन दोनों के मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिथॉक्सी। तो इसका नाम क्या बना? दिस वन इज मिथॉक्सी मीथेन। अब इसको देख लें, इसमें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, दिस वन इज आल्सो सिंपल ऑक्सीमेटिकल ईथर, दोनों तरफ इथाइल है। अब इसमें क्या करेंगे? आप एक इथाइल को पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पर और उसको सफिक्स में हम इथेन लिखेंगे, और दूसरे इथाइल के साथ O मिलाकर दैट इज इथॉक्सी, तो इट्स नेम इज इथॉक्सी इथेन। जरा बताएंगे इसका नाम क्या बनेगा? दिस वन इज कॉल्ड फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन। अच्छा, अब जरा इस पे आए, ये एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है। अब दोनों में से लार्ज ग्रुप कौन सा? इथाइल है, तो ये लार्ज ग्रुप इट विल एक्ट एज पेरेंट मॉलिक्यूल सफिक्स के तौर पर, तो हम इथेन लेंगे और मीथेन के साथ और मिथाइल के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो इट विल बिकम मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। स्टूडेंट ये आपके पास एक और है, एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल है। अच्छा, नाम इसका क्या बनेगा जरा बताएंगे जी? इसमें जो इथाइल है इसके साथ ऑक्सीजन, क्योंकि 2 कार्बन है ना, ये स्मॉलर ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर इथॉक्सी बनेगा, इथॉक्सी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ना तो वो 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है, लेकिन कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन से मिला हुआ है, तो नाम क्या बनेगा? इथॉक्सी 2 प्रोपेन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथॉक्सी 2 प्रोपेन। माय डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 19 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 उसका ए पार्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 19 का ये जो ए पार्ट है, अगर आप बगौर इसको देखेंगे तो इसमें डिफरेंट ईथर्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे 1 2 3 पे, ये इनके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। जितने मैंने आपको ये सिंपल से पॉइंट्स बताए, आपने काम क्या करना है? आपने इन तमाम ईथर्स के कॉमन नेम्स भी लिखने हैं, जरा गौर से देख लें, मैंने इनके ये कॉमन नेम्स भी दिए हैं, और फिर ये जो आपको 2 पॉइंट समझाए अयोपिक नेम्स के लिए, आपने फिर इनके अयोपिक नेम्स भी लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर एक्सरसाइज चैप्टर 11 और उसका ये पार्ट ए है, जिसमें मेरे पास ईथर्स, उनके स्ट्रक्चर हैं। आपने स्ट्रक्चर को बुनियाद बनाकर इन ईथर्स के पहले कॉमन नेम्स और फिर आपने अयोपिक नेम्स, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन 19 का पार्ट बी जो है स्टूडेंट, अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसमें नाम दिए गए हैं, ये आपके पास मुख्तलिफ ईथर्स के नाम दिए हुए हैं। आपने काम क्या करना है? आपने ईथर्स के नाम को लेकर इनसे उनका स्ट्रक्चर ड्रा करना। तो आपको ये सब के सब, ये जो सारे नाम हैं और उसकी बेस पे ये जो इनके आगे स्ट्रक्चर हैं, लिखना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है।
आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास थे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मैं एक और भी चीज आपको बताना चाहता हूं। वी हैव द साइक्लिक ईथर, दीज आर साइक्लिक ईथर्स। जरा देखो, पहला ये जो साइक्लिक ईथर है ना, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन, ऑक्सीजन, और ये जो दो कोने हैं यहां पे CH2, दिस वन इज द ऑक्सीरेन। अगर आप इस ईथर को देखेंगे, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीटेन। अब ये एक ना स्क्वायर टाइप लग रहा है, यानी इसमें एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, बाकी जो तीनों हैं वहां पे CH2 है, और ये आपके पास ऑक्सिलेन। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास एक और आ गया, ऑक्सेन। ये आपके पास साइक्लिक ईथर्स। मैंने आपके उनके कॉमन नेम, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, आपको बताने के लिए कि साइक्लिक और फिर जो पहले वाले, ये जो साइक्लिक ईथर्स है ना, ये हीट्रोसाइक्लिक फॉर्म, ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उनमें भी इनको कंसीडर किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर की प्रेपरेशन के वैसे तो कई मेथड्स हैं, लेकिन कई मेथड्स हैं, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। वो आपने पढ़ा नहीं था कि जब हम अल्कोहल उसकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं विद हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर 140-180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास वो अल्कीन और फिर ईथर हासिल होता है। और भी कई हम जो है रिएक्शंस पढ़ते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में ईथर्स की प्रेपरेशन के दो मेथड्स हैं, जरा देखें। पहला बाय विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मेथड है। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। विलियमसन सिंथेसिस में आप क्या करते हैं, आप अल्कोहल लेकर उसको मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास एल्कोक्साइड बनता है। अल्कोहल, ये मेरे पास अल्कोहल है, दिस वन इज इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल जो है ना, इसका सोडियम से, ये मेटेलिक सोडियम है, जब रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, अब आप इसमें देखेंगे ये आपने दो इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, दो एथेनॉल लिए, ये दो हाइड्रोजन H2 बन के निकल गए, और ये मैं यूं भी शो कर देता हूं, प्लस अब ये C2H5O और Na प्लस माइनस, दिस वन इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन, एंड दिस एल्कोक्साइड आयन इज कॉल्ड एथऑक्साइड आयन। ये हमारे पास क्या बना, दिस वन इज एथऑक्साइड आयन। नाम भी याद रखा करो ना, ये है एथेनॉल, अल्कोहल है, मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ, दिस वन इज सोडियम एथऑक्साइड, सोडियम एथऑक्साइड। अब ये जो एथऑक्साइड बना, दिस वन इज अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, ये एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है। ये सब्स्टिट्यूशन, ये जो रिएक्शन होगा ना, ये वाला, ये SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब क्या होगा, ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पे, ये ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा, ब्रोमीन सोडियम के साथ मिलकर NaBr बन जाएगा, यानी ये सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलेगा, NaBr बन गया। और ये जो एथॉक्साइड है, ये इसके साथ एक और, यानी एक और इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मिल गया। पहले एक इथाइल है C2H5O, और एक और आ गया C2H5, और ये आपके पास, और सारी सोडियम ब्रोमाइड बना, NaBr। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द ईथर एंड दिस इज कॉल्ड डाईइथाइल ईथर। आपने इतना ही याद करना है जो हमारी बुक में दिया है। मैं अब इसके मैकेनिज्म वगैरह उसको डिस्कस नहीं कर सकता। दूसरा आपके पास है रिएक्शन ऑफ अल्काइल, RX मीन अल्काइल हैलाइड, विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, यानी हीटिंग द अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर। ड्राई को मैंने ना ज्यादा प्रोमिनेंट किया है, इसका मतलब है, मकसद है इसका। तो जब आप अल्काइल, दिस वन इज अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड, और क्या की लिया है, ड्राई। जब लेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बताने से पहले ना मैं यही रिएक्शन आसान तरीके से आपको समझाता ताकि आपको याद रहे। देखो, ये आपके पास ना अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, RX, और नीचे भी मैंने RX लिख दिया, प्लस Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। अब होगा क्या कि ये जो दो सिल्वर के एटम्स जो हैं,
ये दो एक्स के साथ, हेलाइड के साथ मिलकर ये आपके पास 2HEX बन गया, और ये R उस ऑक्सीजन, फिर R, ये आपके पास क्या बना, ROR। मसलन ये जो मैं आप रिएक्शन समझ आप ना, C2H5Br, C2H5Br, I mean you have 2 molecules of ethyl bromide plus Ag2O। अब ये जो Ag2 दो सिल्वर हैं, ये दो ब्रोमीन के साथ मिलेंगे, एक सिल्वर एक ब्रोमीन के साथ, दूसरा सिल्वर दूसरे ब्रोमीन के साथ, तो आपके पास 2AgBr बने। और ये जो C2H5 है, ये इस ऑक्सीजन C2H5, ये ऑक्सीजन, ये आपके पास डाई इथाइल ईथर बन गया, यानी ये इसके साथ मिला तो आपके पास क्या बना, C2H5O C2H5 प्लस आपके पास 2AgBr बना। अब इसका भी हम ना हल तलाश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना ये एंटीटेस्ट की बात है। अगर आप सिल्वर ऑक्साइड लेंगे ड्राई, द प्रोडक्ट विल बी ईथर, दिस वन इज द ईथर, ये डाईइथाइल ईथर है, बहुत मशहूर ईथर है डाईइथाइल ईथर। तो अगर आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो आपके पास ईथर बनेगा, लेकिन अगर आप ड्राई के बजाय मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, मॉइस्ट यानी जिसमें नमी है, जिसमें वाटर कंटेंट्स हैं, तो फिर आपके पास ईथर नहीं बनेगा, फिर आपके पास अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल। यानी अगर आप ये अल्काइल हैलाइड लेते हैं C2H5Br और इसका Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, एरो के ऊपर H2O लिख दो, H2O मीन मॉइस्ट। अब क्या होगा, अब ये सिल्वर ऑक्साइड इससे रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर रिएक्शन कर जाएगा, और जब वाटर रिएक्शन करेगा तो आपके पास फिर ईथर नहीं बनेगा, फिर जो डोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास अल्कोहल बनेगा। लिहाजा अगर आप ईथर फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप प्रेपरेशन ऑफ ईथर इसको इंश्योर करना चाहते हैं, तो फिर आपको सिल्वर ऑक्साइड कौन सा लेना पड़ेगा, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर 2 मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। ये हमारी बुक में ये 2 मेथड्स दिए गए हैं, इनको आपने याद रखना है। स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल एक्टिविटीज को देखते हैं। ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी बुक में जो लिखी हुई हैं, मैं भी अपने आप को उतना ही महदूद रखूंगा। ईथर्स के बारे में, यूजुअली ईथर्स आर वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स, पहली बात आ गई कि ये वोलाटाइल हैं, तेजी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाईली इनफ्लेमेबल, इनको बहुत जल्दी आग, ये तेजी से आग पकड़ने वाले कंपाउंड्स हैं, एंड दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ये जो तीनों बातें हैं ना, तीनों बातों की रीजन एक ही है, और वो क्या है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर्स, यानी ईथर्स शो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं क्या इसकी रीजन क्या बताऊंगा, ईथर्स हैव नो H bonding with their molecules। तो ईथर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना था, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता तो इनकी वोलेटिलिटी कम होती। अब ये क्या कह रहा है, हाईली वोलाटाइल, वोलाटाइल मीन इनमें ईथर मॉलिक्यूल में वीक लैंडर फोर्सेस पाई जाती है, और वीक लैंडर फोर्सेस की वजह से इनकी वोलाटिलिटी ज्यादा है और इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एंड दे आर हाईली इनफ्लेमेबल। याद रखना, कोई भी कंपाउंड जब भी वो आग पकड़ता है, वो गैसियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में आग पकड़ता है। सॉलिड में आप कहते हैं लकड़ी को आग लग जाती, भाई लकड़ी जब जलती है ना, तो जलने से पहले जो सॉलिड वुड है दैट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, और उन वेपर्स को आग लगती है। ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, ये आग पकड़ते हैं, ये लिक्विड स्टेट में आग नहीं पकड़ते। हीट मिलने पर दे कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, और उन वेपर्स को आग लगती है। तो कंबस्टिबल मटेरियल वेपर्स फॉर्म में, गैसियस स्टेट में, तब उसको आग लगती है, तब वो फ्लेमेबल होता है। और जितना को आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होता है,
उतनी उसकी इन्फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होती है, उतना वो आग तेजी से पकड़ता है। और इस चीज का तलक हाईली वोलाटाइल कब होगा? जब उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगे। ये जो ईथर्स हैं, ईथर्स के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं, ईथर्स के मॉलिक्यूल में वीक लंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इनकी वोलाटिलिटी ज्यादा। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपके पास ये ईथर है, डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट में है। ये जो आपके पास डाइथाइल ईथर होता है ना, दिस डाइथाइल ईथर, दिस वन इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये बातें आपने ज़हन में रखनी हैं कि गैसियस स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट में कौन सा आता है। ये जो डाइथाइल ईथर है, इसके बारे में आपको बताता चलूं कि पास्ट में, माजी में, ये जो डाइथाइल ईथर है, इट वाज यूज्ड एज एनेस्थेटिक मटेरियल। ये एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता था। मरीज का ऑपरेशन करने से पहले ये जो डाइथाइल ईथर है, इसकी मदद से उसको बेहोश किया जाता था। ये जो क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म के साथ साथ ये आपके पास जो डाइथाइल ईथर है, ये बतौर एनेस्थेटिक इस्तेमाल होते थे। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म की निस्बत ये एक बेहतरीन, ये बतौर एनेस्थेटिक कंपाउंड ये इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में बहुत कम हाल होते हैं। क्यों जी? दे शो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। मैंने आपको चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर इसमें पढ़ाया था, वो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। और वहां मैंने आपसे कहा था कि जब वाटर और डाइथाइल ईथर्स इन दोनों के इक्वल परसेंटेज मिक्स करेंगे, आपके पास ये दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बनेंगे। ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं कि जो ईथर है, ये वाटर को अपने अंदर थोड़ा सा हल करता है, और इस तरह वाटर ईथर को अपने अंदर, यानी बोथ दीज लिक्विड, आई मीन वाटर एंड ईथर, दे आर पार्शली मिसिबल इनटू, मुकम्मल नहीं है, इमिसिबल नहीं है, पार्शली क्यों है? बिकॉज ईथर फॉर्म्स वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये वाटर के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताते हैं। एक और भी चीज मैं आपको जरा बताता चलूं, वो मैं दोबारा इसकी तरफ आता हूं, हाईली इन्फ्लेमेबल। याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ईथर्स के वेपर्स है ना, ये हवा में दे आर डेंसर देन एयर। अगर ईथर वेपर एयर से ज्यादा डेंसर हैं, लिहाजा ये हवा में जब जाएंगे वेपर्स ईथर्स के, तो ये नीचे बैठ जाते, यानी ये नीचे वाली जो एयर है उसमें रहेंगे। लैब के अंदर ना, ये नीचे वाले हिस्से में अगर ईथर्स की बॉटल्स खुली रह गई है, तो ईथर सारा वेपोरेट हो जाएगा, उसके वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स उस लैब के अंदर नीचे रहेंगे, नीचे वाली हवा में रहेंगे। और कहीं उसको आग लग गई ना, तो वो नीचे वाली तमाम जगहों पे आग फैल जाती बड़ी तेजी से। क्यों? क्योंकि ईथर्स आर हाईली इनफ्लेमेबल। एक और भी साथ बात, ये मैंने सॉल्युबिलिटी की बात की, वाटर में पार्शली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मेरी मुराद है बेंजीन है, टॉल्यूइन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको ईथर्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आपके साथ शेयर की। ईथर्स की और भी कई फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक मैं आपको और भी खास बात बताता चलूं। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ईथर है, ये उसका स्ट्रक्चर है। दिस वन इज मीथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। मीथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, MTBE। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट। हमने पढ़ा था ना चैप्टर 7 में कि टेल इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। फिर आगे हमने उसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़े, और फिर हमने ये भी कहा कि अब टेल का बतौर एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल बैन है। टेल की बजाय ना MTBE, मीथाइल टर्शी ब्यूटाइल ईथर, ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये अनलेडेड पेट्रोल में ये उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाता है। ये MTBE, इसका अपना जो ऑक्टेन नंबर है ना, दैट इज 118। ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं। तो इट इज यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। ये टेल की निस्बत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके डिसएडवांटेजेस भी कम हैं इस प्रॉब्लम। केमिकल एक्टिविटी की तरफ आ जाए। केमिकल एक्टिविटी में ना बहुत सारे रिएक्शन है, सिर्फ मैं दो का जिक्र करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये ईथर है, डाइथाइल ईथर, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एसिड, दिस वन इज HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये एसिड है। जब रिएक्शन होगा ना, अब जरा इसमें देखना, इस रिएक्शन में
इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इस H के साथ, H को अपने साथ मिला लेगा और ये आयोडीन अलग हो जाएगा। तो आपके पास ये बना, आपके पास बनेगा C2H5O और C2H5। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, ये मैं यहां लगा देता हूं, ये हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव और प्लस आ गया I नेगेटिव। अब याद रखना, अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये जो स्पीशीज बनेगी दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। तो ये आपके पास क्या बना, दिस वन इज ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन कहलाता है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में इस ईथर ने अपना लोन पेयर का इस्तेमाल करके इस एसिड से प्रोटॉन लिया, इसने प्रोटॉन लिया, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है। इसका मतलब है कि ये आपके पास एसिड है और इस रिएक्शन में ये ईथर इट विल एक्ट एज बेस। एक और भी चीज, एक और, ये तो मैंने प्रोटॉन के लिहाज से बात की है ना। लीवस क्या कहते हैं, लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहता है कि वो स्पीशीज जो लोन पेयर डोनर हो, दैट इज लीवस बेस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इस ईथर ने लोन पेयर दिया, दिस वन इज लोन पेयर डोनर, so this will act as Lewis base। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये अक्सर MCQ पूछा जाता है कि ईथर्स क्या हैं, आप कहेंगे ईथर्स आर लीवस बेसिस, ये लीवस बेसिस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, दिस वन इज लोन पेयर डोनर एंड वी नो दैट लोन पेयर डोनर स्पीशीज आर लीवस बेसिस। तो ethers are Lewis, this diethyl ether is the Lewis base। प्रोटॉन लिया एसिड से, अब ये क्या बना, ऑक्सोनियम आयन। अब दूसरा क्या हुआ, यही दोनों उठा के इधर लिख दीजिए, जब लिखेंगे अब स्टूडेंट, अब ये होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इतना हिस्सा जो है ये वाला इतना हिस्सा ये बन गया C2H5OH यानी अल्कोहल बन गया, और इतना हिस्सा जो ये वाला हिस्सा ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास इथाइल क्लोराइड बना, इथाइल आयोडाइड बना। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बने, C2H5OH अल्कोहल प्लस C2H5I इथाइल आयोडाइड। ये था रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। माय डियर स्टूडेंट, HI के साथ ईथर का रिएक्शन फास्ट होता है, HBr के साथ बहुत स्लो, और HCl के साथ तो स्लोएस्ट होता है। ये HI नो, दिस वन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट आसानी से प्रोटॉन देगा। HBr और HCl वो इसकी निस्बत जो है ना कंपैरेटिवली वो वीक एसिड है, लिहाजा उनका ईथर से रिएक्शन ना होने के बराबर है। आप कह सकते हैं कि HBr एंड HCl दे डू नॉट रिएक्ट विद ईथर, बट HI it react with ether to form the alcohol and alkyl halide। एक और चीज, मेरे पास ना ईथर का रिएक्शन है PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। अब इस रिएक्शन में आप देखेंगे ना, जरा गौर से देखें, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये दोनों इथाइल PCl5 क्लोरीन, 5 क्लोरीन है, दोनों इथाइल उन 5 क्लोरीन में से एक एक क्लोरीन ले लेते हैं, एक क्लोरीन इसके साथ आ गया C2H5Cl इथाइल क्लोराइड बना, एक क्लोरीन इसके पास आ गया C2H5, यानी 2 क्लोरीन इनको मिले तो आपके पास दो बन गए C2H5Cl प्लस फास्फोरस बचा, ऑक्सीजन बचा, ये वाला ऑक्सीजन, और 5 में से 2 क्लोरीन तो यूज हो गए, कितने क्लोरीन रह गए, 3, PCl3 आ गए। ये रिएक्शन भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो मैंने आपको समझा। माय डियर स्टूडेंट, एक और बहुत अहम बात, आप ना केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स, इसमें ना मैं चार बातें आपको याद करवाना चाहता हूं, 4 बातें आपने याद करनी है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स में। पहली बात, ईथर्स आर कंपैरेटिवली इनर्ट सब्सटेंसेस, इनर्ट कंपाउंड्स। क्या मैंने कहा कि दे आर कंपैरेटिवली इनर्ट कंपाउंड्स। पहली बात याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ऐसी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं
विच आर लीस्ट एक्टिव, एक उसमें अल्केन है और दूसरे ईथर्स है। दूसरी इससे मिलती जुलती दूसरी बात कि ईथर जो हैं दे यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद अमोनिया, एसिड, अल्कलीज, सोडियम इन कोल्ड स्टेट, यानी नो रिएक्शन, नो, मैं रिएक्शन को आर एक्स लिख देता हूं, लिखना तो आर रिएक्शन पूरा ही चाहिए ना। नो रिएक्शन विद किसके साथ, विद अमोनिया NH3, एसिड्स, बेसिस जिसे मैं अल्कलीज भी कह रहा हूं, सोडियम किस में, इन कोल्ड स्टेट, कोल्ड स्टेट में ये रिएक्शन नहीं देते। एक और अहम तरीन बात स्टूडेंट, ये जो ईथर्स है ना दे बिहेव एज लीवस बेसिस, ये आपके पास नंबर 3 पे मैं बात करूंगा, दे बिहेव एज लीवस बेसिस। ये जो मैं बात की है ना लीवस बेसिस वाली, ये लीवस बेसिस वाली मैंने आपसे कहा ना कि ये MCQ पूछा जाता है। लेकिन आखिरी बात, अंडर स्पेशल कंडीशन ईथर जो है वो रिएक्ट करते भी, जैसे मैंने HI के साथ रिएक्शन करवाया, जैसे मैंने PCl5 के साथ रिएक्शन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने से। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 11 का लास्ट टॉपिक जो है ना ईथर्स, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल के साथ डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।